हेलो नमस्कार गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करेंगे मस्त मजे में हो। मैं भी बिल्कुल मस्त मजे में। कंटिन्यू आप 9th क्लास की क्लास देख रहे हो और उसी क्लासों में आज है चौथा चैप्टर या केमिस्ट्री का एंड। कौन सा चौथा चैप्टर? ये केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है और इसका नाम है परमाणु की संरचना। क्या है? परमाणु। कल हमने पढ़ा था परमाणु, अब इसमें है परमाणु की संरचना। तो देखना आप, परमाणु की संरचना किस प्रकार की होती है। अब उसके पहले आप रिवाइज करो, हमने क्या पढ़ा था? पदार्थ। पदार्थ क्या होता है? पदार्थ के भौतिक स्वरूप क्या होते हैं वो तो पहले चैप्टर में पढ़ा। पदार्थ के रासायनिक स्वरूप होते हैं वो दूसरे चैप्टर में। तीसरा अणु और परमाणु, और अब है परमाणु की संरचना। तो देखते हैं। कल हमने पढ़ा था परमाणु अविभाज्य होता है। परमाणु अविभाज्य होता है, न तो इसको और अधिक सरल किया जा सकता है या अन्य टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है। अब इसके दो ही संकेत है कि एक तो ये स्थिर विद्युत और दूसरा क्या है, ये विद्युत का चालक होता है या चालन करता है। अब है पदार्थों के कण आवेशित, कि पदार्थों के कण आवेशित होते हैं या नहीं। पदार्थों का आवेशन, पदार्थ का आवेशन, आवेशन किस प्रकार होता है? दो पदार्थों को आपस में रगड़ने पर आपने देखा होगा, जिस प्रकार आप हाथ रगड़ते हो गर्म हो जाते हैं, या दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर क्या होता है, एक वस्तु धनावेशित होती है तो दूसरी क्या ऋण आवेशित हो जाती है। उदाहरण देखोगे, सूखे बालों में कंघी कीजिए, कंघी के पास छोटे छोटे कागज के टुकड़े ले जाने पर वे उन्हें आकर्षित करती है। उसी प्रकार कांच की छड़ को सिल के कपड़े से रगड़ने पर भी आवेशित हो जाती है। दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उनमें आवेश आ जाता है। और परमाणु अविभाज्य होता है, आवेशित कणों से मिलकर बना होता है। परमाणु पहला तो क्या पढ़ा था? ए विभाज्य होता है, यानी और अधिक विभाजित नहीं होता है। और दूसरा क्या? आवेशित होता है या आवेश से मिलकर बना होता है। आवेश कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कौन कौन सा? धन आवेश, धन आवेश। और दूसरा कौन सा होता है? ऋण आवेश। दूसरा होता है ऋण आवेश। तो एक तो होगा धन आवेश, दूसरा क्या हो जाएगा? ऋण आवेश। जब दो वस्तु को आपस में रगड़ा जाए तो एक तो धनावेशित हो जाती है, दूसरी क्या हो जाती है? ऋण आवेशित हो जाती है। तो आगे देखो, 19वीं शताब्दी तक जाने के लिए तक यह जान लिया गया था कि परमाणु सुधा साधारण और अविभाज्य कण नहीं है, बल्कि इनमें कम से कम एक अपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान है। 19वीं शताब्दी तक क्या जान लिया था कि परमाणु में क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन। क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे जे थॉमसन ने की थी। और इलेक्ट्रॉन का प्रतीक क्या है? ई। इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है? ऋण आवेश। सारे सब कुछ आपको एक दूसरे से अटैच करते हुए याद रखना है। फिर इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन ने की। इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी प्राप्त होते ही या होते होने से पहले ई गोल्डस्टीन ने 1886 में एक और विकिरण की खोज की, जिन्हें कैनाल रे कहा जाता है। और ये धनावेशित किरण थी। धनावेशित विकिरण को क्या कहा गया? केनाल रे। आगे सवाल पूछा जाएगा, केनाल रे। तो धनावेशित, धनावेशित विकिरण को या परमाणु में धनावेशित विकिरण को क्या कहते हैं? केनाल रे। और इसकी खोज, इस धनावेशित किरण को आगे चलकर क्या पढ़ा था इसको, यानी गोल्डस्टीन ने इसकी खोज की थी, जेम्स गोल्डस्टीन ने। तो गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज, इस धनावेशित किरण को क्या कहा गया था? प्रोटॉन। यानी हमने ये कह सकते हैं कि हम मान लो प्रोटॉन, यानी ये परमाणु है। क्या है? परमाणु। तो परमाणु के में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन, जिसकी खोज जे जे थॉमसन ने की थी। दूसरी बात, ये एक धनावेशित किरण से मिलकर बना होता है, जिसे केनाल किरण कहते हैं। क्या कहता है? केनाल किरण। इसकी खोज खोज या गोल्डस्टीन ने की थी। ये धनावेश नाभिक में पाया जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है? कक्षा के बाहर या बाहरी तरफ गमन करते रहते हैं या परिभ्रमण करते रहते हैं। आगे देखना, इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, यानी दूसरे परमाणु कणों की खोज हुई तथा इन कणों का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर है, या किंतु विपरीत। विपरीत का मतलब है इलेक्ट्रॉन क्या होता है? धनात्मक होता है, उतना ही आवेश या दूसरा उपरमाणु प्रोटॉन था, उस पर आवेश विपरीत होता है। यानी इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होगा तो प्रोटॉन पर धनावेश। परमाणु में दोनों बराबर थे। इसके आगे परमाणु का मतलब द्रव्यमान में बराबर। उसके आगे बात कर ली जाए, इनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा लगभग 200 गुना अधिक था। इनको प्रोटॉन नाम दिया गया था। सामान्यतः इलेक्ट्रॉन को ई से, प्रोटॉन को पी प्लस है।
इलेक्ट्रॉन को तो इसे और प्रोटॉन को पी प्लस से दर्शाया जाता है, ये इनके प्रतीक चिन्ह है। उसके आगे बात कर लेते हैं कि प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई और उसका आवेश +1। अगर प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई माने और उस पर आवेश +1 माने तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य और या -1 लिया जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या लिया जाएगा? -1 लिया जाएगा। उसके आगे ऐसा माना गया परमाणु प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं। मैंने पहले ही बता दिया परमाणु किसके मिलकर बना होता है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, जो आपस में आवेश में संतुलित होते हैं। आवेश क्या बोल दिया जाए? नियत आवेश की बात कर ली जाए तो परमाणु पर नियत आवेश क्या होता है? नियत आवेश यानी शून्य होता है। नियत आवेश शून्य होता है। जितने आवेश यानी परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं, प्रोटॉन क्या होते हैं? धनावेशित। दोनों आपस में आवेश को ऐड किया जाए या जोड़ दिया जाए तो आवेश कितना होगा? शून्य। तो प्रोटॉन परमाणु में सबसे भीतरी भाग में होता है। मैंने बोला था परमाणु के भीतर में क्या प्रोटॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनों को आसानी से निकाला जा सकता है जबकि प्रोटॉनों को नहीं निकाला जा सकता। अब किताब के क्वेश्चन आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन, केनाल रे किसे कहते हैं? परमाणु के नाभिक में एक धनावेशित विकिरण होती है जिसे क्या कहते हैं? केनाल रे। अभी आया था। उसके बाद यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन हो और एक प्रोटॉन हो तो उसमें कुल आवेश कितना होगा? एक प्रोटॉन होगा तो एक ही ऋणावेश होगा और एक ही क्या होगा? धन आवेश होगा। तो दोनों पर नियत आवेश कितना होगा? अभी बताया था शून्य। तो इसका आंसर होगा शून्य। अब आगे है परमाणु की संरचना की। आगे वाला टॉपिक है परमाणु की संरचना किस प्रकार की होती है, तो उस पर देखेंगे परमाणु की क्या संरचना। अभी परमाणु का आवेश पढ़ा था या परमाणु पर आवेशन किस प्रकार होता है? धन और ऋण आवेश। परमाणु के नाभिक में एक धनावेशित किरण पाई जाती है जिसे केनाल किरण कहा जाता है। अच्छी परिभाषा है। अब है परमाणु की संरचना। तो देखना परमाणु की संरचना। बात कर लेते हैं परमाणु की संरचना। तो परमाणु की संरचना अनेक वैज्ञानिकों ने की थी और थोड़ा थोड़ा सभी का सहयोग था। पहले डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में पढ़ा और उससे हमें क्या सीखने को मिला? परमाणु अविभाज्य या अविनाशी है जिसे और अधिक छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता। लेकिन परमाणु के भीतर दो मूल कण है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की खोज डाल्टन परमाणु सिद्धांत की अवधारणा को गलत साबित कर दिया। लेकिन डाल्टन ने तो क्या कहा था कि इसको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता परमाणु को। लेकिन इसके बाद जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज हुई तो इसको दो अलग अलग टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया था। तो इसकी अवधारणा यहाँ से गलत हुई। फिर कौन आए थे? इसके बाद आए थे थॉमसन जी। कौन आए? थॉमसन, जे थॉमसन। कहीं कहीं पे थॉमसन लिखा होता है, कहीं कहीं के थॉमसन भी कहते हैं। थॉमसन ने परमाणु की संरचना से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया। अब थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या था? पहले सुना आप। थॉमसन जी ने एक क्रिसमस केक लिया था। थॉमसन जी ने क्या लिया था? एक क्रिसमस केक लिया था। तो उसमें क्या था कि उन्होंने बोला कि परमाणु का आकार एक क्रिसमस केक की भांति होता है और जिसमें क्या होते हैं? जो सूखे मेवे होते हैं जिस प्रकार बिखरे रहते हैं उसी प्रकार प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बिखरे रहते हैं। समझ में आया? तो थॉमसन जी ने क्या कहा कि परमाणु का आकार किस प्रकार का होता है? तो परमाणु का आकार उन्होंने बताया कि क्रिसमस केक के समान होता है। और दूसरा और भी बताया। क्या बताया? कि उसको एक कटे हुए एक ताजे कटे हुए तरबूज की तरफ ले सकते हैं। ताजा कटा हुआ तरबूज इसी प्रकार का होता है, देख लेना। तो उसमें भी देखें तो जो खाने वाला लाल भाग होगा उसे तो क्या माना जाएगा? धनावेशित भाग। और उसमें जो बीज होते हैं या बीज धसे रहते हैं जिस व्यवस्था में उसे क्या किया जाता है? इलेक्ट्रॉन माने जाएंगे। तो इन दोनों उदाहरणों के माध्यम से थॉमसन जी ने अपना परमाणु मॉडल सिद्धांत दिया। तो अब आप थ्योरी पढ़ेंगे कि थॉमसन ने कहा था कि किशमिश केक की तरह इसके अनुसार एक धनावेशित गोला था जिसमें इलेक्ट्रॉन किशमिश केक में लगे सूखे मेवों की तरह थे। उदाहरण के रूप में ताजा तरबूज भी ले सकते हैं जिसके अनुसार परमाणु में धन आवेश तरबूज के खाने वाले भाग लाल भाग की तरह बिखरा था जबकि इलेक्ट्रॉन उसमें धनावेशित गोले में बीज की भांति धसे थे। अब यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन को पहचान सकते हो और प्रोटॉन को भी पहचान सकते हो। समझ में आ रहा है? तो ये किसका था? थॉमसन का परमाणु मॉडल था। और अब थॉमसन परमाणु मॉडल ने क्या क्या दिया? परमाणु धनावेशित गोले का बना होता है, इलेक्ट्रॉन इसमें धसे होते हैं। दूसरे की अवधारणा दी, ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिणाम में समान होते हैं परंतु विद्युतीय रूप उदासीन होता है। अभी सभी को पता है
कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होंगे, तो विद्युतीय रूप क्या होगा, उदासीन होगा या नहीं होगा, तो उदासीन होगा। तो ये दो बातें उन्होंने बताई थी। यद्यपि थॉमसन के परमाणु मॉडल से परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या की गई, किंतु वैज्ञानिकों के द्वारा प्रायोगिक परिणाम को मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सका। अब यानी यहाँ उदासीन रूप तक की तो व्याख्या की, लेकिन आगे नहीं समझा सका। इसके लिए आगे एक रदरफोर्ड नाम का वैज्ञानिक और हुआ। कौन हुआ, रदरफोर्ड जी। तो ध्यान में रखना, टॉमसन जी को थोड़ी खोज तो किसने की, टॉमसन जी ने। आगे रदरफोर्ड जी आए कि अब आपके बस की बात नहीं है, अब रदरफोर्ड बोला कि मैं आ रहा हूँ, तो रदरफोर्ड जी आए। अब किसका था, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अब रदरफोर्ड जी ने लिया हथियार अपने हाथों में, क्या कहा, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने यह जानने के लिए इच्छुक थे कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित होता है, उनको व्यवस्था चेक करनी थी। उन्होंने क्या किया, अब मैं आपको पहले समझा देता हूँ, फिर आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना या किताब के अकॉर्डिंग देख लेना। कभी भी किताब अपने अकॉर्डिंग नहीं चलता और किताब के अकॉर्डिंग हम नहीं चलते। उन्होंने क्या किया, एक बारीक पन्नी की व्यवस्था की। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना सबसे अधिक बारीक पन्नी किसके लिए जा सकती है, सोने की। तो उन्होंने एक बारीक पन्नी ली, सोने की पन्नी। फिर उन्होंने क्या किया, कितने कणों की व्यवस्था, यानी ये 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी, इतनी पतली थी कि 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी। फिर उन्होंने क्या किया, 12,000 एल्फा कणों की बौछार करवाई। क्या किया कि 12,000 एल्फा कण की बौछार करवाई, किस पर, इस सोने की पन्नी पर, इस तरफ से 12,000 एल्फा कणों की। तो 12,000 एल्फा कणों की बौछार करने पर उन्होंने कुछ परिणाम देखे, और उन्हीं परिणामों के आधार पर उनका मॉडल आगे पढ़ा जाएगा या फिर पढ़ा गया। 12,000 एल्फा कणों की व्यवस्था में उन्होंने क्या क्या देखना है उनके सिद्धांत में। उन्होंने सोने की पन्नी इसलिए चुनी क्योंकि वे बहुत पतली पन्नी चाहते थे। सोने की पन्नी 1000 परमाणु के बराबर मोटी थी। एल्फा कण द्विआवेशित हीलियम कण थे। ये एल्फा कण कौन से थे, एल्फा कण वो हीलियम के कण थे, द्विआवेशित हीलियम कण थे। और इनका 4U, इनका क्या परमाणु द्रव्यमान कल निकालना आया था कि क्रमांक कितना होता है, 2 होता है, तो द्रव्यमान कितना होगा, इसका दुगुना होगा, तो 4U के बराबर थी। यह अनुमान था कि अल्फा कण सोने की पन्नी के में विद्यमान अपरमाणु कणों के द्वारा विक्षेपित होंगे। चूंकि अल्फा कण प्रोटॉनों से बहुत अधिक भारी थे, इसलिए उन्होंने विक्षेपण की आशा नहीं की गई थी। लेकिन अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में आशा के बिल्कुल विपरीत परिणाम आए। अब परिणाम देखना है। ये तो आपने क्या, सोने की पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार कर दी। पहला परिणाम क्या आया, तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण क्या सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। अधिकतर अल्फा कण क्या करें, सोने की पन्नी से सीधे निकल गए, पहला परिणाम आया। दूसरा, जब अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत ही छोटे कोण पर, यानी इनमें से कुछ ही छोटे कोण पर विक्षेपित हुए, 12,000 अल्फा कणों में से कुछ कण ही छोटे कोण पर विक्षेपित हुए। आश्चर्य कर देने वाला एक ही कण था या एक ही अल्फा कण था। आश्चर्यजनक बात थी कि 12,000 कणों में से एक कण का वापस आया था। ये कण क्या था, जिस दिशा में आया उसी दिशा में वापस लौट गया। और इसका परिणाम उसी प्रकार अविश्वसनीय था कि एक टिश्यू पेपर, यानी अगर आप एक 15 इंच के तोप के गोले को टिश्यू पेपर पर के टुकड़े पर मारते हो और वापस लौट कर आ जाता है, उसी के तरह मजाकिया इसका परिणाम था। और यहाँ पर यह निष्कर्ष निकाल लिया गया, जहां से वो अल्फा कण टकराया वहां परमाणु का क्या था, नाभिक। नाभिक क्या होता, धनावेशी था, इसीलिए वो धनावेश धनावेश क्या प्रतिकर्षण के कारण वापस आया था। अब आगे देखो, एल्फा कण प्रकीर्णन के आधार पर रदरफोर्ड के परमाणुओं में भीतर का अधिकतर भाग क्या था, खाली था। परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली था, इसीलिए अधिकांश एल्फा कण सीधे निकल गए, बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से बाहर आ गए। दूसरा क्या था, बहुत ही कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित हुए या विक्षेपित हुए, जिसमें परमाणु का धनावेशित भाग था। वहां पर क्या था, परमाणु का धनावेशित। ये जो विक्षेपित हुए थे वहां पर परमाणु का धनावेशित भाग था। बहुत कम कण एल्फा कण वो सोने की पन्नी से 180 के कोण पर विक्षेपित हुए, जिस दिशा से आए थे उसी दिशा पर वापस लौट गए। सोने के परमाणु या परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग, या जिसे केंद्र माना जा सकता है, जिसे क्या माना गया था, परमाणु का केंद्र, पूर्ण धनावेशित भाग या परमाणु का केंद्र था। धनावेशित भाग या द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित था।
अब है प्राप्त आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष कि परमाणु की त्रिज्या 10 की घात 5 गुना छोटी थी। अब है निम्नलिखित लक्षण थे। परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है जिसमें नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित होता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते रहते हैं। अगर मान लो ये परमाणु है तो इसके चारों ओर कौन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। क्यों नहीं? इलेक्ट्रॉन वर्तुलाकार गति में चक्कर लगाते रहते हैं। अब उसके बाद बात कर ली जाए, नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी क्या होता है, छोटा होता है या कम होता है। अब कुछ ना कुछ थॉमसन की जिस प्रकार कमियां थी उसी प्रकार रदरफोर्ड की कमियां भी आएगी। तो रदरफोर्ड की कमियां के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या कमियां रखी उन्होंने। वर्तुलाकार मार्ग में चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन का स्थायी हो पाना संभवित नहीं था, क्योंकि कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होगा, त्वरण के दौरान आवेशित कणों से ऊर्जा का विकिरण होगा। इसी प्रकार स्थायी कक्षा में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकिरण करेगा और नाभिक से टकरा जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो परमाणु अस्थिर होगा। और ये हम जानते हैं कि परमाणु क्या होता है, स्थायी होता है। जबकि यहाँ पर इन्होंने साबित क्या किया, ए स्थिर होता है या ए स्थायी होता है। इसी के अकॉर्डिंग ये इसकी रदरफोर्ड की कमियां थी। और रदरफोर्ड की कमियों का सवाल भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, इंपोर्टेंट भी लगा सकते हो आप। आगे देखना, आगे आएगा। इसके बाद लास्ट कौन आया, बोर जी आए। बोर का मॉडल थोड़ा सहयोग किसका था, थॉमसन जी का। थॉमसन जी ने आवेशों के बारे में बताया कि धन आवेश और ऋण आवेश होते हैं। और इससे पहले किसका योगदान था, डाल्टन। डाल्टन के बाद आया थॉमसन। थॉमसन के बाद आया रदरफोर्ड। और रदरफोर्ड के बाद लास्ट फाइनल डिसीजन किसने लिया, बोर ने। तो अब हम बोर के बारे में परमाणु मॉडल पढ़ेंगे। बोर का परमाणु मॉडल, बोर का परमाणु मॉडल। तो बोर का परमाणु मॉडल देखेंगे, देखो किस प्रकार है। रदरफोर्ड के मॉडल पर उठी आपत्तियों या कमियों को दूर करने के लिए नील्स बोर, जिनका पूरा नाम था नील्स बोर, ने परमाणु की संरचना के बारे में निम्नलिखित अवधारणा दी। कौन कौन सी ये देख लेना। पहले, इलेक्ट्रॉन केवल कुछ ही कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकता है, जिन्हें इलेक्ट्रॉनों की विविक्त कक्षा कहते हैं। पहली क्या था, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कुछ ही कक्षाओं में चक्कर लगा सकता है, इसे उन्हें का विविक्त कक्षा कहा जाता है या कक्षक बोल सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इन विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण होता ही नहीं है। ये बात किसने की थी, बोर ने की। उसके बाद इन कक्षाओं का ऊर्जा स्तर कहते हैं, उन कक्षाओं को क्या, ऊर्जा स्तर कहते हैं। और कौन कौन से है देख लेना। अगर मान लो ये नाभिक माने किसी परमाणु का, ये परमाणु है, ये परमाणु की पहली कक्षा होगी, ये परमाणु की दूसरी कक्षा, और ये परमाणु की तीसरी कक्षा। समझ में आ रहा है। और ये परमाणु की चौथी कक्षा होगी। समझ में आया। तो परमाणु क्या था, ये था नाभिक। क्या है, नाभिक। तो ये होगी पहली कक्षा, जिसे क्या के नाम दिया गया था। दूसरी कक्षा जिसे एल नाम दिया गया। तीसरी का के एल एम। और लास्ट क्या थी, चौथी एन कक्षा। और अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने का या उनके बारे में पता लगाने के लिए मैंने कल बताया था एक फॉर्मूला, वो भी आपको आ रहा होगा, रिवाइज करवा रहा हूँ, साथ के साथ देख लेना। अधिकतम इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 2n², इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8, और इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 14। और इस तक तीसरी कक्षा तक टोटल इलेक्ट्रॉन 18। दूसरी कक्षा तक की बात कर ली जाए तो 10। तो ये आपको याद रखना है। अब ये कक्षाएं के एल एम एन या संख्या 1 2 3 4 के रूप में दर्शाई गई है। फिर आगे देखो, कुछ प्रश्न उत्तर है वो दे रखे हैं आपको, कुछ क्वेश्चन आंसर है। परमाणु उदासीन तथा इन तथ्य में थॉमसन के मॉडल के आधार पर स्पष्ट कीजिए। परमाणु उदासीन, तो थॉमसन मॉडल ने क्या दिया था, आवेश दिया था। कौन कौन से आवेश थे, धन और ऋण थे। जितने धनावेश होते हैं उतने ही केंद्र में क्या, यानी जितने इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं उतने ही धनावेश होते हैं, प्रोटॉन जो कि नाभिक में होते हैं। तो इनका आवेश क्या होता है, परिणाम में बराबर, और विद्युतीय रूप उदासीन होगा। अब दूसरा क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में कौन सा अपरमाणु कण, प्रोटॉन, विद्यमान रहता है। 3 कक्षाओं वाले बोर के मॉडल का चित्र बनाइए। तो बोर के मॉडल का चित्र ये रहा। फिर क्या था कि क्या अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग सोने की अतिरिक्त दूसरी पन्नी पर
करना संभव होगा नहीं, क्योंकि सोने की पतली पन्नी बनाई जा सकती है, अन्य की इतनी पतली पन्नी नहीं प्राप्त की जा सकती। अब इसके बाद आ रहा है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। तीनों याद रखना, एक नंबर में सवाल आता है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज ई गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने। तो उसके बाद हम आप आगे क्या न्यूट्रॉन पढ़ेंगे, देखना। तीसरा कौन सा है? न्यूट्रॉन, जो इन दोनों से भी आगे हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ये कहाँ पाया जाता है, कैसे पाया जाता है? दो के बारे में तो आप जानते हो, तीसरे के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है आप। तो आगे देखना। 1932 में जेम्स चैडविक ने एक अपरमाणु कण की खोज कर निकाली। सभी तो बोल रहे थे कि दो ही अपरमाणु कण, तीसरा भी खोज निकाला जो अनावेशित था। जो क्या? अनावेशित था। अनावेशित का मतलब न्यूट्रल था, जिसे न्यूट्रॉन बोला जाता है। न्यूट्रॉन को याद रख सकते हो किससे? न्यूट्रल से। किससे? न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब ना तो धनावेश होता है ना ही ऋणावेश। अब बात इलेक्ट्रॉन की कर ली, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋणावेशित होता है। तीनों याद रखना, आवेश, ऋणात्मक आवेश किस पर होता है? इलेक्ट्रॉन पर। इलेक्ट्रॉन पर। और धनात्मक आवेश किस पर होगा? प्रोटॉन पर। प्रोटॉन पर। प्रोटॉन को P प्लस से, इलेक्ट्रॉन को E से, माइनस से। अब मैं बता दूं आपको कि इसने जेम्स चैडविक ने क्या बताया कि ये अनावेशित एक कण होता है, ये परमाणु के केंद्र में पाया जाता है, लेकिन इस पर कोई किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है। अब इसके आगे देखो, अतः इसका नाम न्यूट्रॉन पड़ा। हाइड्रोजन को छोड़कर ये सभी परमाणु के नाभिक में होते हैं, ये हाइड्रोजन में नहीं होता है। सामान्यतः न्यूट्रॉन को एन से, स्मॉल एन से, न्यूट्रॉन को क्या? स्मॉल एन से प्रदर्शित किया जाता है। परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के योग के बराबर प्रकट होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे क्या, इसीलिए तो क्या प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर होता है क्या? द्रव्यमान। द्रव्यमान संख्या की परिभाषा और परमाणु संख्या की परिभाषा आगे आ रही है। अब हम देखेंगे किस प्रकार संकेत बनाए जाते हैं, या परमाणु के रूप में हाइड्रोजन को लिया जाएगा तो ये तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, ये परमाणु का नाभिक होगा, इसे एच के रूप में। उसी प्रकार हम क्या ऑक्सीजन का बनाए, ये ऑक्सीजन का नाभिक, नाभिक से बाहरी कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं अधिकतम, तो दो बना दो। बाहरी कक्षा में, लास्ट कक्षा में कितने? चार इलेक्ट्रॉन होंगे, चार या छह? छह, मेरे बोलने के अकॉर्डिंग नहीं, छह। तो तीन और तीन, छह। इसका मतलब ये किसका हो गया? ऑक्सीजन का। अब तीसरी कक्षा सोडियम की बात कर लेते हैं, तो ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाई जाती है, या इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था थी। तो वो किसके रूप में? विविध कक्षाओं के रूप में। वो आप करते ही हो या जानते ही हो, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। अब आगे पढ़ेंगे क्या, पहले तो कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। परमाणु के तीन उपरमाणु कणों के नाम लिखो, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। हीलियम परमाणु का नाभिक या परमाणु द्रव्यमान 4U होता है, इसके नाभिक में दो प्रोटॉन होते हैं। इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे? दो प्रोटॉन होंगे तो दो ही न्यूट्रॉन होंगे। प्रोटॉनों के बराबर क्या होता है? न्यूट्रॉन। अब विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरण किया जा सकता है, तो 2n² वाले फॉर्मूले से आप सभी जानते हो। तो आगे देखो, इसमें एक आती है इंपॉर्टेंट चीज, इलेक्ट्रॉनों का वितरण बोल दो या बोर बेरी की स्कीम बोल दो, परीक्षा में सवाल आता है। बोर और बेरी की स्कीम, बोर बेरी की स्कीम अर्धवार्षिक में देखा होगा अथवा में आया होगा। तो क्या थी? पहला था, इन नियमों के अनुसार किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² के द्वारा निकाली जाती है। n क्या है? संख्या कक्षाओं की। दूसरा, सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। किसी परमाणु के दिए गए कोश में इलेक्ट्रॉन के तब तक स्थायी नहीं होते हैं तब तक कि उसमें भीतरी कक्षा पूर्ण न हो। बाहरी कक्षा में तब तक इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते जबकि पहले वाली कक्षा, उससे पहले वाली कक्षा में कंप्लीट न हो। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आए, कार्बन और सोडियम के परमाणु के इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए। कार्बन, तो कार्बन का 6 नंबर का है, बाहरी यानी आंतरिक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा में कितने? 4 इलेक्ट्रॉन। तो देखना 1 2 3 और 4, ये किसका था? कार्बन का। उसके बाद सोडियम का, सोडियम का अभी बताया था।
अगर किसी परमाणु का के एल कोष भरा है तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के और एल दो कक्षाएं भरी है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 10। 10 नंबर पर फ्लोरीन नियोन। नियोन क्या होता है? पूर्ण स्थायी होता है, क्योंकि इसमें ना तो इलेक्ट्रॉन रिक्त होते हैं और ना ही कोई कक्षा खाली होती है। इसके बाद एक आती है, कल संयोजकता पढ़ा था और आज भी आया है संयोजकता, देखेंगे संयोजकता किसे कहते हैं। परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं? किसी भी परमाणु की बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या या बाहरी कक्षा में संयोजित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? संयोजकता इलेक्ट्रॉन या संयोजकता कहा जाता है। बोर बोरी की स्कीम के अकॉर्डिंग किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, किंतु जिन परमाणु के नाभिक में बाह्यतम कक्ष अपूर्ण होते हैं उन्हें पूर्ण भरने या रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होते हैं। इन दूसरे शब्दों में ऐसे तत्वों की संयोजन शक्ति या संयोजकता शून्य होती है। जिनका पूर्ण होता है, किस किस का पूर्ण होता है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, इनका कंप्लीट होता है बाहरी कक्षक। और बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन समायोजित कर सकते हैं यानी त्याग सकते हैं या ग्रहण कर सकते हैं, वो शक्ति होती है संयोजकता। उसके आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ है, एक सारणी दे रखी है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन से लगाकर आर्गन तक, यानी टोटल 18 तत्वों तक। इसमें पहला प्रतीक दे रखा है, प्रतीक कल आपने पढ़ दिया था। फिर है परमाणु संख्या, फिर उसके बाद क्या आएगी? द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। समझ में आ रहा? तो पहला परमाणु संख्या देखेंगे, इसमें बाद में क्या? परमाणु संख्या। एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाती है? परमाणु संख्या। और ये किसके बराबर होती है? इलेक्ट्रॉनों के बराबर ही प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉनों के बराबर ही न्यूट्रॉन होंगे। समझ में आया? एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु संख्या। और जिन्हें जेड द्वारा दर्शाया गया है। जेड द्वारा अगर कार्बन में परमाणु संख्या की बात कर ली जाए तो 6 परमाणु संख्या। कार्बन में कितनी होती है? 6। उसके बाद द्रव्यमान संख्या की बात कर ले तो एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसमें तो ओनली क्या थे? प्रोटॉन, जिन्हें जेड द्वारा दर्शाया गया था। अब द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों की कुल संख्या का योग क्या कहलाता है? द्रव्यमान संख्या। देखना किस प्रकार है। और इनको लिखने का एक फॉर्मेट दिया गया है, तत्व का प्रतीक, तत्व का प्रतीक के ऊपर क्या लिखते हैं? द्रव्यमान संख्या। और नीचे क्या लिखेंगे? परमाणु संख्या। उसी के अकॉर्डिंग लिखते हैं। अब आप पे इसका उदाहरण भी देख सकते हो। मान लो नाइट्रोजन परमाणु का प्रतीक क्या होता है? N। और नाइट्रोजन में द्रव्यमान संख्या कितनी है? 7 + 7 14 और परमाणु संख्या 7। इसी प्रकार अब कुछ क्वेश्चन आंसर इसी से पिक किए गए हैं, जो भी है आपको बता दिए जाएंगे क्वेश्चन आंसर किस प्रकार करने हैं। आज तक तो ऐसा हुआ नहीं है कि अभ्यास क्वेश्चन आपको बताए नहीं गए हैं। आगे देखो क्या क्या होता है। यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो और प्रोटॉनों की संख्या भी 8 हो तो परमाणु की परमाणु संख्या क्या होगी? परमाणु संख्या क्या होगी? प्रोटॉनों की संख्या तो 8। और आवेश कितना होगा? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दे रखे हैं तो आवेश क्या होगा? 0। और परमाणु संख्या कितनी होगी? 8 ही होगी। प्रोटॉनों की संख्या कोई परमाणु संख्या क्या होगी? सारणी 4.1 के अनुसार ऑक्सीजन और सल्फर की द्रव्यमान संख्या, ऑक्सीजन और सल्फर की, ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 16। और सल्फर की कितनी होगी? सल्फर की होगी 32। क्या होगी? द्रव्यमान संख्या। अब आता है समस्थानिक, इंपॉर्टेंट है। परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक, समभारिक परिभाषा पूछी जाती है। समस्थानिक किसे कहते हैं? देखो देखा, समस्थानिक, समस्थानिक तो किसे कहते हैं? समस्थानिक देखना, किसी तत्व के या किसी तत्व में परमाणु संख्या तो समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, ऐसे को क्या कहते हैं? समस्थानिक। परमाणु संख्या क्या? समान। याद कैसे रखना है? परमाणु संख्या समान हो, समान, जबकि द्रव्यमान संख्या
द्रव्यमान संख्या अलग अलग क्या होनी चाहिए, अलग अलग। तो ऐसे को क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। लिखो, हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन के क्या होते हैं समस्थानिक, H1H, H12, H13। इसे प्रोटियम बोला जाता है, प्रोटियम। इसे ड्यूटीरियम बोला जाता है, ड्यूटीरियम। इसे ट्राइटियम बोला जाता है या ट्राइट्रियम भी बोला जाता है, ट्राइटियम। ये क्या है, इसके समस्थानिक भी है, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। इसी प्रकार कार्बन के भी समस्थानिक होते हैं, क्या होता है देखो, देखना है। कार्बन के होते हैं कार्बन C12 और कार्बन C14। तो ये कार्बन के दो समस्थानिक। अब क्लोरीन के भी समस्थानिक होते हैं, Cl17 34 और Cl17 35 और Cl17 37। ये याद रखना, परीक्षा में सवाल आता ही है, एग्जाम्पल या उदाहरण से ही समझाओ। तो आपने परमाणु संख्या देख लिया या समस्थानिक देख लिया, द्रव्यमान संख्या भी पढ़ी। अब है समभारिक। अब क्या है समभारिक, समभारिक क्या होता है, समस्थानिक का उल्टा होता है। इसमें परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, जबकि समभारिक में ऐसा नहीं है। समभारिक, समभारिक में क्या होता है देखो, देखें। इसमें परमाणु संख्या तो क्या होगी, अलग अलग, परमाणु संख्या अलग अलग होगी, अलग अलग, जबकि द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या समान होगी। इसे क्या कहते हैं, ऐसे तत्वों को समभारिक तत्व कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं समभारिक के एग्जाम्पल की, समभारिक तत्व के एग्जाम्पल की। तो बताइए, देखा है आपको समभारिक का एग्जाम्पल बताना है। समभारिक का एग्जाम्पल देखेंगे किसकी, कैल्शियम की बात कर लेते हैं। कैल्शियम की परमाणु संख्या ये बोला जाता है, कैल्शियम दोनों का ही द्रव्यमान संख्या समान है, तो द्रव्यमान संख्या 40 होती है। तो एक जगह 18 लिया जाता है, एक जगह 20। तो ये क्या होते हैं, इसके समस्थानिक। यानी उसकी द्रव्यमान संख्या 40 होती है लेकिन परमाणु संख्या 18 और 20 ली जाती है, जो कि भिन्न भिन्न है। ये किस कारण से होती है, दोनों ही तत्वों के अणुओं में कुल न्यूक्लियनों की संख्या समान, समान रूप से अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्वों जिनमें द्रव्यमान संख्या समान होती है समभारिक तत्व कहलाते हैं। अब एक टॉपिक छूट रहा है, समस्थानिकों के अनुप्रयोग, जिससे भी सवाल आता है। तो पहला अनुप्रयोग क्या है, समस्थानिकों का उपयोग यूरेनियम के समस्थानिक के रूप में परमाणु भट्टी के रूप में लिया जाता है। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। गेंगा रोग के इलाज में आयोडीन का समस्थानिक का उपयोग किया जाएगा। और आपका पाठ विराम की ओर है। अब आपको क्वेश्चन आंसर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुण लिखो। तो आपको किस प्रकार लिखना है देखो, देखें, बहुत ही अच्छा सवाल है। पहले मैं शॉर्ट में समझा रहा हूं। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसका प्रतीक क्या होता है, ई। इसका प्रतीक क्या होता है, पी। इसका प्रतीक क्या होता है, एन। दूसरा आवेश क्या होगा, प्रतीक। प्रतीक के बाद क्या लिखना है, आवेश। इस पर होगा ऋणात्मक आवेश, क्या होगा, ऋणात्मक आवेश। इस पर होगा धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश। और ये क्या होगा, विद्युतीय रूप उदासीन। फिर क्या पूछा जाएगा, इसकी खोज। खोज तो किसी ने तो की होगी, इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन ने की थी, थॉमसन। इसकी प्रोटॉन की खोज ई गोल्डस्टीन ने, अरे सही है, ई गोल्डस्टीन ने और चैडविक ने, जेम्स चैडविक ने। अब उसके बाद हम किसकी बात कर लेते हैं, ये परमाणु के बाहर, परमाणु के बाहरी कक्षाओं में गति करते हैं, बाहरी कक्षाओं में
चक्कर लगाते हैं, क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। और बाकी दोनों क्या करेंगे, नाभिक में, नाभिक, नाभिक में उपस्थित रहते हैं। और ये भी क्या होगा, नाभिक में। आप चाहो जितने क्या लिख सकते हो, इनके गुण लिख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन, जे जे थॉमसन परमाणु मॉडल की सीमाएं या कमियां लिखो। आप बता सकते हो रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कमियां भी बता सकते हो। बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या करनी है। तो बोर का परमाणु मॉडल क्या, कक्षाओं के रूप में, और किस प्रकार कक्षाओं के रूप में, पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन किस प्रकार बनाए जा सकते हैं, जो भी है। अब है आगे, कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, आपको लास्ट क्वेश्चन में सारणी पूरी करनी है। उससे पहले वाला सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आना चाहिए। कक्षाओं में वितरण के इलेक्ट्रॉन वितरण के आधार पर सोडियम का पूछा तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर बात कर ले सोडियम धनायन की तो 2 और 8 होगा। उसके बाद क्लोरीन आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या वही होती है, बारहवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोज किसमें पूछी है, क्लोरीन 17 नंबर का तत्व है, 2, 8 और 7। तो संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 7 होगी। अरे सही बोल रहा हूँ या नहीं, तो आप देख लेना, 17 पर ही आता है क्लोरीन, 7 ही होगी। फिर उसके बाद एक तत्व के समस्थानिक होते हैं, क्या होते हैं, समस्थानिकों में परमाणु संख्या समान होती है, जबकि क्या होती है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग। उसके बाद रदरफोर्ड परमाणु कण प्रकीर्णन, यानी रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन की खोज के लिए उत्तरदायी है। किस खोज के लिए, परमाणु के केंद्र के लिए। उसके बाद ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपको नहीं आएगा, सारे क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। आज की कक्षा यही विराम देते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर समय सब्सक्राइब कमेंट भी करें। वीडियो का जो भी पार्ट अच्छा लगे आप उसे वीडियो के नीचे कमेंट में दर्शाएं। और धन्यवाद।